हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग आए हैं वापस एक नई कंपनी का एनालिसिस करने के लिए। इसका नाम है IRFC। शायद आप लोगों ने इसका नाम सुना होगा, इंडियन रेलवेज फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड। तो आइए देखते हैं कि ये कंपनी क्या काम करती है और इसके फाइनेंशियल चार्ट्स जो हैं इसमें क्या हरकत हुई है पिछले कुछ दिनों में। अलग अलग तरीके से इसको एनालाइज करते हैं। हमारे पास एनालिसिस का फ्रेमवर्क ऑलरेडी है। हमेशा मैं इसकी बात करता हूँ हर वीडियो में। फ्रेमवर्क में फ़ॉन्ट थोड़ा छोटा लग रहा है तो इसे मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। फ्रेमवर्क हमारा है कि पहले हम मंथली, वीकली और डेली का चार्ट एनालिसिस करेंगे। उसमें हम ट्रेंड और वॉल्यूम और कैंडल्स का भी सहारा लेंगे। बाद में हम उसके साथ फंडामेंटल्स भी जोड़ने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले बिना समय गंवाए हुए इसके मंथली चार्ट में आ जाते हैं। ये देखिए दोस्तों, कैसा एक खूबसूरत चार्ट है ये। IRFC जैन 2021 में लिस्टेड हुआ है और उसके बाद से जैन 2021 से आप कह सकते हैं कि अक्टूबर 2022 तक ये ऑलमोस्ट साइडवेज ही रहा है एज पर मंथली चार्ट। बाद में इसने बढ़ना स्टार्ट किया है नवंबर 2022 से। इस लेवल का ब्रेकआउट इसने 37.11 लेवल का ब्रेकआउट इसने जुलाई 2023 में दिया है। और यहाँ से बढ़ता बढ़ता ये हाई इसने बनाया है 229 का। तो मतलब समझिए कि 25 रुपीज़ से 229 रुपीज़, यानी 10 टाइम्स हो चुका है ये शेयर। कितने सालों में? सिर्फ 3 सालों में। सो बहुत अच्छा पोटेंशियल है इस शेयर में। और फंडामेंटल्स में इसके पोटेंशियल की और भी ज़्यादा बात करेंगे हम। फ़िलहाल हमने यहाँ पे मंथली चार्ट इसका देख रहे हैं। मंथली चार्ट में लेटेस्ट डेवलपमेंट में क्या दिख रहा है हमें? ये वाली कैंडल बहुत ही बुलिश कैंडल इसने बनाई थी जनवरी मंथ में 2024। बाद में 2-3 कैंडल इसके साइडवेज ही रहे हैं। इसका जो हाई लेवल था, ये लेवल था इसका हाई। इस लेवल को कन्विंसिंगली ब्रेक करके इस लेवल पे के ऊपर एक बार भी किसी भी एक महीने में क्लोजिंग नहीं किया है इस IRFC स्टॉक ने। ठीक है, मगर यहाँ पे हम ये देख सकते हैं कि ये एक फ्लैग या पेनेंट टाइप का पैटर्न इसने अभी यहाँ पे बनाया हुआ है। इस पैटर्न की बात मैंने पिछले बार भी की थी। ये एक फ्लैग पैटर्न इसने बनाया हुआ है। तो ये पॉजिटिव डेवलपमेंट है। फ्लैग पैटर्न अप ट्रेंड में अगर बन रहा है तो इसमें संभावना कैसी रहेगी? क्या है ये फ्लैग पैटर्न और क्या संभावना है? तो फ्लैग पैटर्न एक बुलिश कंटिन्यूएशन पैटर्न है, जिसमें कि इस फ्लैग को जैसे ही ये ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करे तो ऐसे सिनेरियो में ये अच्छा मूव यहाँ ऐसे इतना बड़ा मूव दे सकता है। और एग्जैक्टली इसका कैसा मूव रहेगा, कितना लेंथ रहेगा मूव का, तो उसको जानने के लिए इसका जो फ्लैग का जो बेस है, जहाँ से इसने मूवमेंट स्टार्ट किया, ये वाला बेस है इसका। ये बेस क्यों है? क्योंकि इस लेवल को इसने पहले निकाला, इस लेवल को यहाँ से इसने निकाला, तो ये बन गया इसका बेस। यहाँ से लगातार इसने बढ़त दिया है, यहाँ तक आया है। तो यही डिस्टेंस फ्लैग का नेक्स्ट टारगेट होगा ब्रेकआउट के बाद। यहाँ पे हम ये डिस्टेंस अगर लगाएं और हम ऊपर देखें तो 345 तक इसका टारगेट बन के आता है। तो ये लाइन भी जो मैंने इसके पहले बनाया वो भी ऑलमोस्ट इतनी बड़ी लाइन है। तो यही है इसका टारगेट और ये फ्लैग का टारगेट ऐसे ही निकाला जाता है। फ्लैग एक सिंपल पैटर्न है, बुलिश कंटिन्यूएशन, बियरिश कंटिन्यूएशन भी है। अगर बियरिश ट्रेंड है, अभी यहाँ बुलिश ट्रेंड की बात हो रही है, तो ये बुलिश कंटिन्यूएशन है। इस तरह के कई सारे पैटर्न्स हैं जिनको कि आप बहुत ही ईजिली गूगल करके आपके फिंगर टिप्स पे ये सारा नॉलेज आपको मिलेगा। गूगल से आपको बहुत सारे बेसिक इन्फॉर्मेशन मिल सकते हैं, प्लस ज़ीरोधा वार्सिटी में काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव मैनर में इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। चार्ट पैटर्न्स, कैंडलस्टिक पैटर्न्स और टेक्निकल एनालिसिस के बारे में वहाँ पे भी आप रेफ़र कर सकते हैं। बेसिक चीज़ों के लिए आप इन सभी सोर्सेस को यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो नेक्स्ट लेवल ऑफ लर्निंग है वो आपकी डायरेक्ट कम्युनिकेशन विद चार्ट से ही आपकी लर्निंग हो पाएगी, अच्छी लर्निंग। डायरेक्ट कम्युनिकेशन यानी डेली के बेसिस पे आपको
चार्ट में क्या डेवलपमेंट हो रहा है, क्या हायर हाई हायर लो बन रहा है, या लोअर हाई लोअर लो बन रहा है, या स्टैग्नेंट है, कंसोलिडेट हो रहा है स्टॉक एक ही लेवल पे, न्यूज़ का क्या असर हो रहा है स्टॉक में। ये सारी चीज़ें आपको रेगुलर बेसिस पे पर्सनली मॉनिटर करना पड़ेगा और तभी आपका सही डेवलपमेंट हो पाएगा। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन के लिए आप जो भी सोर्सेस मैंने बताया उनका यूज़ कर सकते हैं, बट पक्के इन्फॉर्मेशन को आपको खुद ही डिराइव करना पड़ेगा। बहुत ही इंडिविजुअल गेम है ये स्टॉक मार्केट का गेम। तो इन चीज़ों को डिलीट करते हुए हम यहाँ पे ये समझ गए कि फ़िलहाल तो ये काफ़ी बुलिश है स्टॉक। इमीडिएटली अभी इसने इस लेवल के हाई को ब्रेक करके ऊपर क्लोज नहीं किया तो बुलिश कंफर्मेशन अभी इसके ऊपर फ्लैग का ब्रेकआउट वाली बात जो है वो अभी तक नहीं आई है, बट ये फ्लैग जो इसने बनाया हुआ है ये हमने मंथली में देख लिया है। अब हम वीकली में चलते हैं। वीकली चार्ट में आप देख सकते हैं दोस्तों कि बहुत ही क्लियरली यहाँ पे हमें दिख रहा है कि कई बार इसने एक हाई बनाया है और उस लेवल को इसने जब भी ब्रेक किया है तो इसने एक अच्छा मूवमेंट दिखाया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं इस लेवल को जब निकाला है इसने तो कितने परसेंट का मूव इसने दिया है, लगातार 138% का मूव दिया है। जब इस लेवल को इसने निकाला है ये वाले लेवल को तो फिर कितना मूव दिया है इसने, यहाँ पे हम देख सकते हैं 110% के आसपास का मूव दिया है। अभी इस लेवल को निकाल के इसके ऊपर क्लोज होने की बात हम कर रहे थे मंथली में। वीकली में हम अभी देख रहे हैं, वीकली में हमें कैसा दिख रहा है ये, वीकली में हमें ये दिख रहा है कि इसने पहले थोड़ा सा तो लोअर लो इसने बनाया, यहाँ पे थोड़ा सा ये पुल बैक इसने लिया यहाँ पे जैन से मार्च के बीच में। उसके बाद फिर इसने हायर हाई हायर लो बनाना स्टार्ट किया, देख सकते हैं ऊपर गया फिर वापस नीचे आया, कि ऊपर जाके फिर नीचे आया, फिर अभी हायर हाई हायर लो बनाया है, फिर यहाँ पे हायर हाई हायर लो बनाया है, अभी यहाँ पे है ये। तो फिलहाल तो हम ये देख सकते हैं कि इमीडिएट टर्म ट्रेंड जो इसका वीकली में है ये हमें अप ट्रेंड ही दिख रहा है और ये फ्लैग के ब्रेकआउट की तरफ जाता हुआ दिख रहा है। वीकली में हम ये भी देख सकते हैं कि एक बार इसने यहाँ पे ब्रेकआउट किया है, एक वीक इसने इस लेवल के ऊपर ट्रेड किया है, जिस रेजिस्टेंस लेवल को हमने यहाँ ड्रॉ किया हुआ है 193.3 लेवल, इसके ऊपर 1 वीक ट्रेड करने के बाद फिर नेक्स्ट वीक से ये नीचे आ गया है। तो इसको हम बोल सकते हैं कि वीकली में इसने ब्रेकआउट करके उसके बाद इस लेवल को रिटेस्ट किया है, अभी वापस फिर ये ऊपर जाने के मूड में दिख रहा है हमें यहाँ पे। तो वीकली में भी हम ये देख सकते हैं कि ये ऊपर की तरफ ही है, तो ये बुलिश है वीकली में भी, हमने वीकली भी देख लिया है। इसके साथ हमने क्या चीज़ यहाँ पे देखिए, बातों बातों में हमने इसके वॉल्यूम को देखना हम भूल गए, एक बार वापस मंथली में जाके इसके वॉल्यूम को भी हम देख लेते हैं कि मंथली में वॉल्यूम कैसा रहा इसका। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों कि वॉल्यूम जो है, इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर दूँ ताकि वॉल्यूम और जो प्राइस के कैंडल्स हैं वो सेग्रीगेट हो गए। अभी यहाँ पे हम फिर से यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इस लेवल में जब तक इसने इस लेवल को नहीं निकाला था तो इसके वॉल्यूम के एक्टिविटी को आप नोटिस करिए, और अभी जब इसने इस लेवल को निकाला है तो यहाँ पे आप वॉल्यूम का मूविंग एवरेज मैंने लगाया हुआ है, पहले भी मैंने बताया, इस मूविंग एवरेज के ऊपर ही अच्छी तरह से इसने बढ़ना स्टार्ट किया है। उसके बाद देखिए इस लेवल को जब इसने निकाला है 37 लेवल को, तब देखिए कैसा वॉल्यूम यहाँ पे आपको दिख रहा है। ये देखिए वॉल्यूम, ये वॉल्यूम के मूविंग एवरेज से कहीं ऊपर है और नॉर्मल वॉल्यूम के कंपैरिजन में कितना ऊपर है ये। तो यहाँ पे हम देखें नॉर्मल वॉल्यूम कितना था, यहाँ पे माउस ओवर करके ऊपर में इस जगह पे आपको वॉल्यूम दिखेगा, ये वाला लास्ट जो वो फिगर दिया हुआ 161 मिलियन ये वॉल्यूम है। तो इस लेवल पे वॉल्यूम था 130 मिलियन, 80 मिलियन, 60, 70, 130। तो मोटा मोटी हम ये मान लेते हैं कि एनीवेयर बिटवीन 50 टू 100, 150 मिलियन इसका नॉर्मल वॉल्यूम पहले रहा करता था। ये बात थी अक्टूबर 2022 के पहले। अब इसके बाद क्या हो गया, 2.5 बिलियन, 2 बिलियन 860 मिलियन, आप देख रहे हैं 400 मिलियन, 925 मिलियन, और इस यहाँ पे जब ब्रेकआउट किया है इसने तो 3.5 बिलियन,
3.4 बिलियन, ये देखिए 3 बिलियन, 1 बिलियन, 3.6 बिलियन। तो ऐसा धमाकेदार वॉल्यूम जो है जिसको बोल सकते हैं बाद में इसने दिखाया हुआ है। तो ये बहुत ही अच्छी पॉजिटिव फैक्टर है, जैसा कि पहले भी हमने डिस्कस किया हुआ है। तो वॉल्यूम इसके सपोर्ट में है हमेशा से, मंथली में हमने ये देख लिया। अब इन सभी चीज़ों से आगे बढ़ते हुए वीकली में आ जाएंगे। वीकली में भी हमने इसका ट्रेंड तो देख ही लिया। अभी हम ये देख रहे हैं कि वीकली में भी वॉल्यूम कैसा है। तो वीकली में भी जब भी इसने ब्रेकआउट यहाँ पे दिया, देखिए इस लेवल पे इसने ब्रेकआउट दिया, यहाँ पे देखिए वॉल्यूम कैसी बढ़त हुई। ठीक है, यहाँ पे देखिए इस लेवल पे इसने ब्रेकआउट दिया और यहाँ पे देखिए वॉल्यूम में कैसी बढ़त हुई। तो आप देख सकते हैं ये पैटर्न मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये एक सैक्रोसैंक्ट पैटर्न है। ये सभी स्टॉक्स में, सभी इंस्ट्रूमेंट्स में सेम रूप से ये विद्यमान है ये पैटर्न, और सभी जगह पे ये दिखेगा। और ये बुलिशनेस का संकेत है अगर अप ट्रेंडिंग मार्केट है। डाउन ट्रेंडिंग मार्केट में बियरिशनेस का संकेत है। तो इसको हम कभी भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो वॉल्यूम की भी हमने बात कर ली है वीकली में। अब आइए चलते हैं डेली में। डेली चार्ट में क्या है खेल। तो डेली चार्ट में हम लोग आ गए, इसको मैं ऑटोमेटिक कर देता हूँ। डेली में देखिए क्या सिस्टम रहा है इसका, कैसे मूव्स इसने दिए हुए हैं। देखिए यहाँ पे अगर आप देखें, इस जगह पे मैं एक रेजिस्टेंस लाइन बना देता हूँ। इसके नीचे काफ़ी समय तक इसने ट्रेड किया है, जैसा कि हमने बात किया। इस लेवल को निकालने के बाद इसने कैसा अच्छा मूव इसने यहाँ पे दिया है। 40% का मूव है और विथ हाई वॉल्यूम है। और ये मूव जो है वो यहीं से आ गया, इसी लेवल से। ये 25 अक्टूबर से ही आ गया। तो इस लेवल से अगर आप देखें कि कितना मूव इसने दिया है, तो ये देखिए 67-70% का मूव है। कितने समय में इसने मूव दिया है? 28 अक्टूबर, यानी कि नवंबर मंथ से समझिए। नवंबर मंथ पूरे एक महीने का मूव है ये। एक महीने में 70% रिटर्न, बहुत ही अच्छा रिटर्न है, विदाउट एनी डाउट, विदाउट एनी फर्दर क्वेश्चंस। बाद में इसने कंसोलिडेट किया है। इस लेवल को हमने ड्रॉ किया, ये रेजिस्टेंस लेवल था। बाद में इसी लेवल पे इसने यहाँ पे सपोर्ट लिया है। आप देख सकते हैं जो हमने लाइन ड्रॉ की है, यहीं पे इसने सपोर्ट लिया। यहाँ पे देखिए इसको जब इसने क्रॉस किया, उसके बाद फिर से इसने इस लेवल को ब्रेक किया। यहाँ पे फिर से इसने बहुत ही अच्छा मूव यहाँ पे दिया है, 30% का मूव है। वापस फिर इस लेवल का जो रेजिस्टेंस इसने बनाया है, ये लेवल को हम मानते हैं रेजिस्टेंस इस समय का 37.5। इस लेवल को जब इसने यहाँ पे ब्रेक किया, देख सकते हैं आप, तो फिर इसने कैसा मूव दिया है, बहुत ही अच्छा मूव आया है ये। तो मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ 138%। वापस फिर इस हाई को इसने बनाया, इस हाई को जब इसने ब्रेक किया तो 110%। इस तरीके से ये बढ़ता जा रहा है। अभी क्या चल रहा है इसमें? अभी इसमें यही चल रहा है कि यहाँ पे जो हमने वीकली में बात की, वही चीज़ यहाँ पे हम देख सकते हैं कि लोअर लो, पहले इसने लोअर हाई लोअर लो बनाया, बाद में इस ट्रेंड को निगेट करते हुए शॉर्ट टर्म पुल बैक था, और इसको निगेट करते हुए फिर ये हायर हाई और हायर लो बनाता हुआ ये ऊपर निकल रहा है। आप देख सकते हैं दोस्तों, ऊपर निकल के एक बार इसने यहाँ पे ब्रेकआउट भी किया, बट वापस फिर से ये इसी लेवल पे आ गया है। ठीक है, तो बहुत ही अट्रैक्टिव लेवल पे है ये अभी। क्यों ये अट्रैक्टिव लेवल पे है, क्या रीज़न है इसका? इस लेवल को मैं क्यों बोल रहा हूँ कि ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल है? मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि ये इम्पोर्टेंट लेवल है क्योंकि ये वही लेवल है जो यहाँ पे था, जिसके बाद इतना अच्छा मूव आया। ये वही लेवल है जो यहाँ पे था, जिसके बाद इतना अच्छा मूव आया। राइट, ये वही लेवल है जो यहाँ पे भी था, जिसके बाद इतना अच्छा मूव आया। राइट, एक मिनट, हाँ, फिर देखिए ये वही लेवल है जो यहाँ पर था, जिसके बाद इतना अच्छा मूव आया। तो कई एग्जांपल्स इस एक ही स्टॉक में मैंने आपको दिखा दिया कि कितने सारे जगहों पे इस तरह का मूव कई बार हमें मिला है, और इसीलिए इस लेवल का इम्पोर्टेंस भी है। और हमने ये भी देख लिया कि तीनों टाइम फ्रेम में ये अप ट्रेंड में है और प्रीवियस हाई के नज़दीक आके ये कंसोलिडेट कर रहा है। राइट, अभी यहाँ पे एक और बात मैं आपसे बोलना चाहूँगा दोस्तों कि
हमने ये तो देख लिया कि इसमें पोटेंशियल कितना है और ये कहाँ कहाँ जा सकता है, और जब भी ये लेवल को ब्रेक करता है तो बहुत ही अच्छे मूव्स 50, 70, 100% के मूव्स यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं हमें अक्सर। बट कभी कभी क्या होता है कि एक लेवल को ब्रेक करने के बाद ये वापस अगर अंदर आ जाए तो वो फेल भी हो जाता है, वो मूव फेल भी हो जाता है। तो वैसे केस में भी हमें ये समझना पड़ेगा कि कब वो मूव फेल हो जाता है। तो अगर मान लीजिए कि यहाँ पे अब यहाँ पे ये भी हो सकता है कि ये यहाँ पे अभी करेक्शन का माहौल बने और फिर ये और भी नीचे आ जाए, और भी नीचे आ जाए, क्योंकि काफ़ी स्टॉक बढ़ चुका है, उस हिसाब से ये नीचे भी आ सकता है। तो हमें एज अ ट्रेडर और इन्वेस्टर हमें दोनों तरफ के मूव के लिए रेडी रहना चाहिए। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जब तक ये इस लेवल को के ऊपर क्लोज ना करे, इस लेवल के ऊपर ना क्लोज कर दे, और मैं तो और भी सेटिस्फैक्शन के लिए और भी कंफर्मेशन के लिए यही कहूँगा कि अगर इसने इस लेवल के ऊपर भी क्लोज कर दिया, तो देखिए कि पहले तो इस जोन में अगर इसने क्लोज किया तो इसके नीचे का जो स्टॉप लॉस बनेगा और यहाँ पे इंसान अपना खरीदारी कर सकता है। बट मैं यहाँ पे आपको ट्रेडिंग सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि कैसे एनालिसिस की जाती है। ट्रेड लेने की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, ये कोई भी ट्रेड रिकमेंडेशन नहीं है मेरा। हर एक वीडियो में मैं यही बात बोलता हूँ और यही बात मैं अभी भी बोल रहा हूँ। यहाँ पे हम ये समझ रहे हैं कि कैसे स्टॉक को एनालाइज किया जाता है। ट्रेड लेने की बात बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं, वो आप अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र से बात करके डिसाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे ही इस लेवल के अंदर ये क्लोज करे और इसमें ऊपर बढ़ने लगे तो ये एक बहुत ही सही मूव यहाँ पे आ सकता है, और इसके ऊपर अगर क्लोज करके इसके ऊपर भी निकालने लगे तो बहुत ही सही मूव आ सकता है। यही बात मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था। मगर इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके नीचे अगर ये लोअर लो बनाता हुआ नीचे आने लगे, और जो वीकली और मंथली हमने देखा हुआ है, एक बार इसको मैं डिलीट करता हूँ। वीकली टाइम फ्रेम है ये, ठीक है। वीकली टाइम फ्रेम में हम देख सकते हैं इसने हमेशा एक हायर लो बनाने की कोशिश की है। तो ये अगर प्रीवियस जो मेजर लो है उसको ब्रेक करके नीचे आने लगे 169 के लेवल को, एक तो ये बात हो गई। उसके बाद मंथली में अगर हम देखें तो मंथली में भी जिस कैंडल ने हाई ब्रेक किया है उसके लो को इसने अभी तक ब्रेक नहीं किया है। अगर आप देखें तो यहाँ पे भी हाई ब्रेकिंग वाला जो कैंडल है, ये वाले कैंडल के नीचे 141 के नीचे अगर ये ट्रेड करने लगे तो ऐसे में बेयरिश सिनेरियो डेवलप हो जाएगा, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेयरिश सिनेरियो हो जाएगा। और वैसे केस में इस स्टॉक से दूर रहना ही अच्छा है। ये दोनों तरफ की बातें मैं कर रहा हूँ। स्टॉक में, किसी भी स्टॉक के एनालिसिस में हमें हर पॉसिबल सिनेरियो को समझने की ज़रूरत होती है, क्योंकि मार्केट कभी भी हमें सरप्राइज़ कर सकता है, और इसकी वजह से हमें अपने रिस्क को प्रोटेक्ट करके चलना सबसे सही तरीका होता है मार्केट में काम करने के लिए। और यहाँ पे मैं वही रिस्क मैनेजमेंट की ही बात कर रहा हूँ जब मैं ये बोल रहा हूँ कि किस लेवल के ऊपर आदमी को ये समझना चाहिए कि एंट्री लेना सही होता है, और किस लेवल के नीचे आदमी को एंट्री लेना सही नहीं होता है, राइट। तो इन सभी बातों के साथ हमने टेक्निकली इसे एनालाइज कर लिया है दोस्तों। और अब हम चलते हैं, एक मिनट, मैंने शायद इसके फ्रेमवर्क की बात को डिलीट कर दिया, एनीवेज वो हम बाद में बात कर लें। हम चलते हैं screener.in में और देखते हैं इसके फंडामेंटल्स कैसे हैं। फंडामेंटल्स में हम आ चुके हैं। देखिए कितनी बड़ी कंपनी बन गई है ये कुछ ही समय में। गवर्नमेंट की कंपनी है ये, इसलिए इतनी बड़ी कंपनी है। 2,34,400 करोड़। कंपनी का काम क्या है? IRFC borrows funds from financial market to finance acquisition and creation of assets which are then leased out to Indian Railways as finance lease। इंडियन रेलवेज के लिए को फाइनेंस करने का काम, इंडियन रेलवेज के प्रोजेक्ट्स को, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को फाइनेंस करने का काम करती है ये IRFC कंपनी, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन। तो अभी देखिए गवर्नमेंट का काफ़ी फोकस रहा है रेलवे सेक्टर में कुछ समय से,
इससे रिलेटेड एक न्यूज़ भी है हमारे पास, यहाँ पे एक न्यूज़ भी मैंने निकाल कर रखा हुआ है, लेटेस्ट न्यूज़। मोदी 3.0 एजेंडा फॉर इंडियन रेलवेज, फोकस ऑन कैपेसिटी एक्सपेंशन विद न्यू वंदे भारत अमृत भारत ट्रेन एंड रिड्यूस्ड वेट टाइम्स। तो ये सारे जो इस न्यूज़ को आप गूगल कर सकते हैं, इकोनॉमिक टाइम्स में और कई दूसरे न्यूज़पेपर्स में भी ये अवेलेबल है, पब्लिक इंफॉर्मेशन में है ये न्यूज़। कहने का मेरा मतलब ये है दोस्तों कि रेलवे सेक्टर कुछ समय से काफ़ी फोकस में है मोदी गवर्नमेंट के। मोदी गवर्नमेंट चाहती है रेलवेज़ को मॉडर्नाइज़ करना, नए और आधुनिक ट्रेन इसमें चलाना चाहती है वो, और ग्लोबल लेवल पे जो रेलवेज़ डेवलप हो चुके हैं उसके लेवल पे इंडिया को भी लाके खड़ा करना चाहती है गवर्नमेंट। इसी वजह से काफ़ी काम हो रहे हैं इस सेक्टर में, और इसी वजह से इसी को मार्केट में डिस्काउंट करते हुए जो मेजर बायर्स हैं वो म्यूचुअल फंड कह लीजिए, या बहुत बड़े बड़े जो बायर्स हैं या हेज फंड भी हैं, LIC वगैरह जो इंश्योरेंस कंपनी जिनके पास बहुत पैसा है, उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया हुआ होगा इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन में, और इसी वजह से बड़ा पैसा लगने की वजह से ये बढ़ती जा रही है। तो वापस चलते हैं इसमें। बुक वैल्यू 37, P 36 है। P के लिए एक बार फिर से हम वही काम करेंगे, पीयर्स के PE को हम देखेंगे यहाँ पे। IRFC पावर फाइनेंस, REC, IREDA, IFCI टूरिज्म फाइनेंस, गुजरात स्टेट फाइनेंस कॉरपोरेशन। यहाँ पे हम देख सकते हैं 36 है IRFC का PE, और बाकी लोगों का PE काफ़ी ऊपर नीचे है। मैक्सिमम सारे के सारे कंपनीज यहाँ पे देखिए 100% कंपनीज जो है वो गवर्नमेंट ओन कंपनीज हैं। यहाँ पे IFCI का सबसे ज़्यादा PE है, बट 36 का PE मोर और लेस ठीक ही है जिस हिसाब से मार्केट कैप है। अभी यहाँ पे और भी पोटेंशियल हो सकता है जिस हिसाब से इसे प्रोजेक्ट्स वगैरह मिलते जा रहे हैं। तो आइए बाकी चीज़ें देख लेते हैं। रिटर्न ऑन इक्विटी 13%, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 5.7%, थोड़ा कम है ये रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। तो जैसा कि मैंने कहा कि लोग इसमें पैसा अभी क्या रेवेन्यू जनरेट हो रहा है उसके बेसिस पे नहीं लगा रहे हैं, लोग इसमें पैसा फ्यूचर में जो इसका पोटेंशियल है बढ़ने का, ग्रोथ का, उसको डिस्काउंट करते हुए लोग अभी पैसा लगा रहे हैं। ठीक है, आइए देखें इसके प्रॉफिट को कैसा है। प्रॉफिट 5000 करोड़ था 2013 में और 26,000 करोड़ पर पहुंच गया। ये हर साल देखिए 2-3 हज़ार करोड़, यहाँ पे 5,000 करोड़ बढ़ गया, 2,000 करोड़, यहाँ पे 2,000 करोड़, यहाँ पे 2,000 करोड़। तो काफ़ी ग्रोथ भी ये दिखा रहा है जैसे जैसे ऑर्डर्स मिल रहे हैं। ऑर्डर्स इन द सेंस कि फाइनेंस करता चला जा रहा है ये ऑर्डर्स, तो कहना गलत होगा, ये कोई हेवी मशीनरी वाली कंपनी नहीं, ये फाइनेंस कंपनी है। इसका काम है रेलवे प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस करना। तो ऑर्डर्स की बात नहीं है, ऑर्डर्स मिल रहे हैं रेलवेज़ को, और उनके ऑर्डर्स की वजह से IRFC से फंड्स की रिक्वायरमेंट हो रही होगी, और IRFC का लैंडिंग जो है वो बढ़ता चला जा रहा होगा। तो यही केस होगा यहाँ पे। अभी देखिए नेट प्रॉफिट 6,000 करोड़ से पहुँच गया है ये 522 से, अच्छा ग्रोथ इसने किया है, सब कुछ ठीक दिख रहा है यहाँ पे। रिटर्न ऑन इक्विटी हम देख सकते हैं 13, 14, 15, मोर और लेस 10-13%। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ 10 ईयर्स का 25% है, अच्छी बात है। कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ 16% है, ठीक है। सेल्स ग्रोथ के लिए लोग इसको नहीं, अभी यहाँ पे फ्यूचर प्राइस को डिस्काउंट, फ्यूचर ग्रोथ को डिस्काउंट किया जा रहा है। बैलेंस शीट में हम ये देख सकते हैं कि 13,000 करोड़ का इक्विटी, रिजर्व 36,000 करोड़ का, पैसे जमा होकर रिजर्व्स में रह रहे हैं क्योंकि गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। बोरोइंग 4 लाख करोड़ का है। तो ये जो बोरोइंग की बात है, डेट इक्विटी की बात हम करते हैं, तो ये एक फाइनेंस कंपनी है। तो फाइनेंस कंपनी का लायबिलिटी और बोरोइंग ये दोनों ही काफ़ी हाई रहेंगे, क्योंकि इनका तो काम ही है कहीं से पैसे उठाना, कैपिटल मार्केट से पैसे उठा लिए, किसी दूसरे मार्केट से पैसे उठा लिए, और उन्हीं पैसों को लोन पे रेलवे कंपनीज को दे दिया। तो पैसे का लेन देन ही इनका बिजनेस है, और इसी वजह से इनके बोरोइंग और इनके लायबिलिटीज़ जो है वो हमेशा हाई रहेंगे। तो इसमें कोई सोचने और परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं कैश फ्लो में। कैश फ्लो में हम ये देख रहे हैं कि कैश फ्लो बहुत ज़्यादा नहीं है, बट लोग इसे फ्यूचर प्राइस को डिस्काउंट कर रहे हैं, फ्यूचर ग्रोथ को। तो
गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है तो ऐसी कोई बहुत ज़्यादा समस्या नहीं दिख रही है। ठीक है, और ये सब रेशियोज इसलिए नहीं अवेलेबल है क्योंकि ये कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी नहीं है, तो इसलिए ये सब रेशियोज यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है। शेयर होल्डिंग में मैक्सिमम जो स्टेक है इसमें गवर्नमेंट का ही है, प्रोमोटर स्टेक 86.36% गवर्नमेंट का ही स्टेक होगा। तो बाकी सब चीज़ें ठीक ही है। DIS का स्टेक थोड़ा कम हुआ है, बट बहुत ही कम परसेंटेज है। पब्लिक का स्टेक इसमें बढ़ता ही जा रहा है, लोगों को पसंद आ रहा है ये शेयर। तो मोटा मोटी इसका जो फाइनेंशियल्स है वो काफ़ी अच्छा ही है, नॉट बैड है, बहुत अच्छा है बिल्कुल। कोई समस्या की बात नहीं है, बशर्ते कि इस जो लेटेस्ट हाई को है इसको ये ब्रेक करे तो एक यहाँ पे समझदारी से एंट्री बनेगी इसके नीचे के लेवल का स्टॉप लॉस रखते हुए। ठीक है, और फिर इस ट्रेंड लाइन को ये इंटैक्ट रखे, इस ट्रेंड लाइन को भी ये इंटैक्ट रखे, इसके नीचे ब्रेकडाउन नहीं हो जाए। बट मोर और लेस क्योंकि ये लॉन्ग टर्म की ग्रोथ स्टोरी है, तो कहीं भी ये अगर नीचे थोड़ा शॉर्ट टर्म में ये चला भी गया तो फिर भी ये एक्सपेक्टेशन रहेगा कि ये वापस ऊपर आ जाए, मे बी 6 महीने के अंदर। तो उस समय आप इसे रेगुलर ट्रैक करते हुए अपने समझदारी से इसे समझ सकते हैं। फिर से मैं ये बताना चाहूँगा कि ये कोई भी बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ मैं, पूरी तरह से लर्निंग पर्पस के लिए, ताकि आप लोग खुद ही इतने सक्षम हो जाएं ये सभी चीज़ें देखते हुए कि खुद ही ये इन्फॉर्म डिसीजन लेने के लिए केपेबल होकर अपना बाइंग सेलिंग कर सकें। तो ठीक है दोस्तों, अभी आज के लिए इतना ही रखते हैं हम। IRFC हमने देख लिया, कल फिर अगले कुछ दिनों में मैं फिर से नए स्टॉक्स लेके आऊँगा आपके डिस्कशन और मतलब एनालिसिस के साथ। तो ठीक है, फिर मिलते हैं कुछ ही समय के बाद। थैंक यू वेरी मच, बाय।